Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस. In this video we are going to learn all about the manufacturing of soap and the soap industry. जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सोप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये एक थ्योरी लेक्चर है दोस्तों. इसके पहले भी मैंने आप सभी के लिए सोप इंडस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड की थी दोस्तों. वो थ्योरी लेक्चर नहीं था, उसमें मैंने सोप इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताया था. मतलब सोप इंडस्ट्री में सोप को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके बारे में मैं उस वीडियो में बताया था दोस्तों. अगर आपने उस वीडियो को अभी तक मिस किए हैं या फिर उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करी गई है और आई बटन में भी उसकी लिंक प्रोवाइड करी गई है. ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. इस वीडियो के अंदर मैंने जैसा कि अभी आपको पहले बताया था कि इस वीडियो के अंदर मैं सोप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताऊंगा, रिएक्शंस बताऊंगा, किस रिएक्शंस के द्वारा मैं सोप को पा सकता हूँ, ऑब्टेन कर सकता हूँ, सोप बनाया जा सकता है, उसके बारे में बताऊंगा. उसके बाद रॉ मटेरियल के बारे में बताऊंगा, किन किन रॉ मटेरियल की ज़रूरतें पड़ती हैं हमें सोप को मैन्युफैक्चरिंग करते समय. और आपका हो गया प्रोसेस डिस्क्रिप्शन. और आपको इस वीडियो के अंदर एक फ्लो चार्ट डायग्राम होगा, उसके थ्रू मैं आपको प्रोसेस डिस्क्रिप्शन समझाने की कोशिश करूँगा. तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो लेक्चर को आप मिस ना कर सकें. तो दोस्तों, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि सोप होता क्या है. उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं. आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा. जो उच्च अणु भार के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं. रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे फैट दिया गया है. फैट दोस्तों एनिमल फैट हो सकता है या फिर आप वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं. ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं जिन्हें आप सोप को साबुन को बनाने के लिए यूज़ करते हैं. दोस्तों, अगर आपको कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई पड़ रही होगी तो प्लीज़ उसे अवॉइड करके लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा. बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि यहाँ सब गाना वगैरह बज रहा है, तो उसे अवॉइड करिएगा. अब आते हैं अपने टॉपिक पर. रिएक्शन क्या दिया गया है दोस्तों, रिएक्शन दिया गया है RCOO3 C3H5 + 3H2O. ये RCOO3 जो दिया गया है C3H5 ये हमारा फैट है, एनिमल फैट है दोस्तों. और उसके साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं H2O को. तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है RCOOH, जिसे कि हम फैटी एसिड के नाम से जानते हैं, प्लस C3H5OH3 जिसे हम ग्लिसरीन कहते हैं, ग्लिसरीन के नाम से जानते हैं. ठीक दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन हो गया. जो हमारी सेकंड रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा. ये हमारी सेकंड रिएक्शन है. इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या होता है दोस्तों, सोप मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है. मतलब इस रिएक्शन को करने के बाद हमें सोप प्राप्त हो जाता है. दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ. मैं पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद नोट्स बनाता हूँ, फिर फ्लो डायग्राम चार्ट बनाता हूँ, उसके बाद आप सभी के लिए एक लेक्चर लेके आता हूँ फ्लो चार्ट डायग्राम का. उसके बाद आप सभी के लिए थ्योरी लेक्चर लेके आता हूँ, जिससे कि आप अपने पेपर में अच्छे से लिख सकें. दोस्तों, मैं आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर किया करिए, जिससे और भी दोस्त आप सभी के इस वीडियो को देख सकें. तो दोस्तों, अपने टॉपिक पे आते हैं. यहाँ क्या कर रहे हैं, RCOH जो कि एक फैटी एसिड है, मुझे फर्स्ट रिएक्टेंट से प्राप्त हुआ है. जब मैंने फर्स्ट रिएक्शन पूरा किया तो वहाँ पे मुझे इस फैटी एसिड को मैंने ऑब्टेन किया. उस फैटी एसिड का नाम क्या है, RCOOH. तो उस RCOOH को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कि हम NaOH के नाम से जानते हैं, उससे उसको रिएक्ट कराए हैं, उसकी रिएक्शन कराए हैं. तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है RCOONA जिसे कि हम सोप कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं, प्लस H2O.
दोस्तों H2O तो आप बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आप सभी को H2O पता भी होगा क्या होता है। ये हमारा जल का सूत्र लिखा हुआ है, ये वाटर का फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है H2O। आई थिंक दोस्तों आप सभी को सोप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक फ़ैट लेना है, एनिमल फ़ैट हो सकता है या फिर वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। ये हमारा एक रॉ मटेरियल है जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं, RCOO3 C3H5। ये हमारा एक फ़ैट हो गया। उसको हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ में, हमें क्या प्राप्त होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरीन प्राप्त होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा फैटी एसिड होता है उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। उसको रिएक्ट कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, हमारा सोप प्राप्त होता है और उसके साथ में वाटर मिलता है। आई होप दोस्तों आप सभी को रिएक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं रॉ मटेरियल की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रॉ मटेरियल। तो सोप को मैन्युफैक्चर करते समय रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं उन्हें समझ लेते हैं। हमारे रॉ मटेरियल होते हैं दोस्तों, सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए निम्न रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। वो निम्न रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा एनिमल फैट हो सकता है, जिसे कि मैंने अभी रिएक्शन करते समय एक एनिमल फैट का एग्जांपल लेकर रिएक्शन को पूर्ण कराया था। तो फर्स्ट हमारा एक एनिमल फैट हो सकता है। दूसरा हमारा क्या है, रिफाइंड एंड रिकवर ग्रीस हो सकता है। एक कोई रिफाइंड ग्रीस या फिर रिकवर ग्रीस जिसे यूज़ कर लिया गया हो, दोबारा से रिकवर करके उसे यूज़ करना हो, ऐसा एक रिकवर ग्रीस। और क्या हो सकता है दोस्तों, थर्ड में कोकोनट एंड पाम ऑयल। कोकोनट ऑयल आपने जनरली देखा होगा। कोकोनट ऑयल को हम लोग एक जूस की तरह भी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। अब आता है दोस्तों KOH और NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, सल्फिफिकेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 4-5 रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं जिसको हम सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों डायग्राम की बात कर लेते हैं। एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम में क्या दिया गया है, हमारे डायग्राम में सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक हाइड्रोलाइजर दिख रहा होगा। एक सेकंड, ये देखिए मैंने जूम कर दिया है, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइज़र देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों इस हाइड्रोलाइज़र का प्रयोग हम करते हैं सोप मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम साबुन को बनाते हैं। दोस्तों इस हाइड्रोलाइज़र के अंदर क्या करते हैं, एक ZnO कैटलिस्ट को रखते हैं। एक ZnO कैटलिस्ट को हाइड्रोलाइज़र के अंदर रखते हैं, जो कि एक बेस में होता है, एक बॉटम साइड में होता है, मतलब निचले हिस्से में रखा जाता है। दोस्तों कैटलिस्ट क्या करता है, ZnO कैटलिस्ट रखते हैं। उस कैटलिस्ट का मतलब यही है, कैटलिस्ट जनरली किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसे तेज़ी से करने का काम कौन करता है, कैटलिस्ट करता है। ये तो बात हो गई हमारी कैटलिस्ट की। तो और क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, हॉट वाटर को इंजेक्ट कराते हैं। मतलब इस हाइड्रोलाइज़र के अंदर हम गर्म पानी को भी प्रवेश कराते हैं। तो दोस्तों आगे की प्रक्रिया हम अपनी थ्योरी के साथ पढ़ते हुए देखते हैं, क्योंकि मैंने इस फ्लो डायग्राम चार्ट का पहले से एक लेक्चर बना चुका हूँ। तो अब थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं और पूरे प्रोसेस को लाइन बाय लाइन समझते हैं। दोस्तों अब हम प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है, तो आप सभी को यहाँ प्रोसेस डिस्क्रिप्शन ऊपर हेडिंग डालनी है, उसके नीचे में डालना है हाइड्रोलाइज़र डाल के अब आप सभी को लिखना है, क्या लिखना है, बसा या तेल को ZnO कैटलिस्ट की उपस्थिति में एक हाइड्रोलाइज़र में भेजा जाता है। इस हाइड्रोलाइज़र में ऊपरी भाग में गर्म पानी को प्रवेश कराया जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया था, हाइड्रोलाइज़र में गर्म पानी को प्रवेश कराया जाता है। हाइड्रोलाइज़र में 230 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तथा 40 से 45 ATM दाब, जिसे कि इंग्लिश में प्रेशर कहा जाता है, पर बसा, फैटी एसिड तथा ग्लिसरीन, जिसे ऑयल स्प्लिटिंग कहते हैं, में टूट जाता है। दोस्तों यहाँ एक लाइन मैंने स्किप कर दी थी, मैं देख नहीं पाया था, ये लिखा हुआ है में टूट जाता है। फिर से इस लाइन को मैं पढ़ देता हूँ, क्या लिखा है, हाइड्रोलाइज़र में 230 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक तथा 40 से 50 ATM प्रेशर पर बसा, फैटी एसिड तथा ग्लिसरीन में टूट जाता है। बसा क्या है दोस्तों, एक
तेल है हमारा, या फिर आप एनिमल फैट को एज्यूम करके चल सकते हैं, मान के इसे चल सकते हैं। तो वसा हमारा किस किस चीज़ों में टूट जाता है? फैटी एसिड में और ग्लिसरीन में। अब अगला पॉइंट क्या है? ग्लिसरीन की अधिक डेंसिटी होने के कारण वह बॉटम में चला जाता है। ग्लिसरीन जो होता है दोस्तों, उसके पास ज़्यादा डेंसिटी होती है, मोस्ट डेंसिटी हमारे ग्लिसरीन के पास होती है, और जो हमारा फैटी एसिड होता है उसके पास ग्लिसरीन कम होता है, इस वजह से वो टॉप पर चला जाता है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट वही दिया गया है, फैटी एसिड के डेंसिटी कम होने के कारण वह टॉप में चला जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आप सभी को देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्लैश ड्रम। फ्लैश ड्रम क्या है? जनरली उसको पढ़ लेते हैं। फैटी एसिड को टॉप से प्राप्त करके उसे फ्लैश ड्रम में ले जाते हैं। फ्लैश ड्रम में क्यों ले जाया जाता है दोस्तों? अब इसे समझते हैं। जहाँ पर फैटी एसिड में मिले वाटर इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे फैटी एसिड के वाटर इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं किसके अंदर? फ्लैश ड्रम के अंदर। आई थिंक दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर आप सभी को नोट्स चाहिए हो तो मैं आप सभी को इसी लेक्चर के अंदर बता दूं, आप सभी को नोट्स नहीं मिल पाएगी। आप सभी यहां से स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अब इसे और शुद्ध करने के लिए हाई वैक्यूम कॉलम में भेज देते हैं। अब क्या है दोस्तों? हाई वैक्यूम कॉलम। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? हाई वैक्यूम कॉलम, या एक टाइप का डिस्टिलेशन कॉलम होता है। हाई वैक्यूम कॉलम क्या होता है दोस्तों? ये एक टाइप का डिस्टिलेशन कॉलम होता है। ये देखिए दोस्तों आप सभी की हाई वैक्यूम कॉलम, मैं इस डायग्राम के थ्रू आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका हाई वैक्यूम कॉलम दिया गया है। इसके पहले क्या हुआ था? फ्लैश ड्रम की प्रोसेस हुई थी। उसके पहले क्या हुआ था? हाइड्रोलाइज़र प्रोसेस हुई थी। हाइड्रोलाइज़र प्रोसेस के बाद फ्लैश ड्रम में आए थे। उसमें क्या करे थे हम? वाटर की जो उपस्थिति थी हमारे फैटी एसिड में, उसको निकाल दिए थे फ्लैश ड्रम के अंदर। अब क्या करते हैं? इसे हाई वैक्यूम स्टील में लेके आते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे अपने प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। फ्लैश ड्रम के बाद आता है हाई वैक्यूम कॉलम। तो हाई वैक्यूम कॉलम में क्या करते हैं? ये एक टाइप का डिस्टिलेशन कॉलम होता है। ये क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का डिस्टिलेशन कॉलम होता है, जिसे हैवी मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड फैट से अलग होकर बॉटम से वेस्ट के रूप में बाहर आ जाता है। क्या होता है दोस्तों इसमें? जिससे हैवी मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड, जिससे क्या होते हैं? जो हैवी मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड होते हैं, फैट से अलग होकर बॉटम से वेस्ट के रूप में बाहर आ जाते हैं। कौन बाहर आता है दोस्तों? इसको बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। हैवी मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड फैट से अलग होकर, किस चीज़ से अलग होते हैं दोस्तों? फैट से अलग होते हैं। और कहाँ आते हैं? बॉटम में आकर वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब आता है आप सभी का स्टोरेज टैंक। दोस्तों स्टोरेज टैंक क्या है? तथा टॉप से प्राप्त शुद्ध फैटी एसिड को स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। स्टोरेज टैंक का बस इतना ही काम था। जो फैटी एसिड हमें प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? कॉलम डिस्टिलेशन से, उसे हम स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। अब क्या आता है? मिक्सचर। साबुन बनाने की प्रक्रिया में इस फैटी एसिड को NaOH के साथ मिक्सचर में भेजा जाता है, जहां सप्निफिकेशन रिएक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। सप्निफिकेशन रिएक्शन प्रोसेस दोस्तों, मैंने आप सभी को याद होगा एकदम शुरुआत में मैं आप सभी को वहां लेकर जाता हूं। मैंने यहाँ पे 2 रिएक्शन कराई थी। फर्स्ट रिएक्शन किसके किसके बीच में थी दोस्तों? आप सभी को यहाँ देखना है। फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या थी? फैट और वाटर के बीच में थी, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ था? फैटी एसिड और ग्लिसरीन। अब मैं आप सभी को रिकॉल करा दूं कि जब मैंने पहला अपना प्रोसेस डिस्क्रिप्शन चालू किया था, उसके अंदर क्या हुआ था दोस्तों? जब मैं हाइड्रोलाइज़र के अंदर अपने फैट को इंजेक्ट कराता हूं, तो वहाँ क्या होता है दोस्तों? 230 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में और 40 से 45 ATM प्रेशर के अंदर हम क्या करते हैं? अपने बसा को जब रखते हैं तो वो बसा हमारा टूट जाता है। हमारा बसा टूट जाता है, वो हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरीन के रूप में प्राप्त होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये रिएक्शन हमारी उस टाइम पे कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद क्या मिला था हमें? फैटी एसिड RCOOH। तो अभी मैं इस वीडियो के अंदर सोप इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मैं RCOOH
फैटी एसिड को लेके चलूँगा सोप बनाने के लिए। ग्लिसरीन इंडस्ट्री बाद में आप सभी को पढ़ाऊँगा, तो उसमें मैं बाद में ग्लिसरीन इंडस्ट्री की बात करूँगा। इस वीडियो के अंदर मैं ग्लिसरीन इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा आज COOH। अब आप सभी को क्या याद रखना है कि हमें फैटी एसिड एकदम प्योर फॉर्म में मिल चुकी है। अब हम चलते हैं अपने उसी रिएक्शन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या दिया गया है, RCOOH। ये क्या है दोस्तों, हमारा एक फैटी एसिड है। इसको हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसका केमिकल फार्मूला नेम है NaOH। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या फॉर्म होता है, RCOONA, जिसे हम सोप के नाम से जानते हैं, और उसके साथ में वाटर भी मिलता है। इस मिक्सचर को ब्लेंडर में भेजा जाता है, जहां पर रिएक्शन तेज़ी से होती है और अधिक से अधिक सोप बनाए जा सकते हैं या फिर बनते हैं ब्लेंडर में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है दोस्तों आप सभी का, ब्लेंडर में कलर, परफ्यूम आदि मिलाया जाता है, और यहीं पर साइज और कंपनी नेम भी डिसाइड करते हैं। आई थिंक दोस्तों आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मैंने इस लेक्चर को बनाने के लिए 4 से 5 दिन की मेहनत की है। दोस्तों प्लीज़ आप सभी से बस मैं एक ही विनती करूँगा, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने कॉलेज फ्रेंड के। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।